जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीवीआर कक्षा। आज हम कवर करने जा रहे हैं सीडीएस साइंस 2023 पार्ट 2 के पीवाईक्यूज। हमने 2025 2024 दोनों के पार्ट्स के पीवाईक्यूज हैं कवर कर लिए हैं। 2023 में पार्ट 1 के भी हमने पीवाईक्यूज कवर कर लिए हैं। यह हमारा टारगेट रहेगा सीडीएस 2026 के लिए, जिसमें कि हम पीवाईक्यू सीरीज चला रखे हैं। आपके जो भी सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज है वो हम सोल्व करवा रहे हैं, उनके नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी सारे नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल की लिंक है जो आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और सारे जो नोट्स और पीडीएफ्स है क्लासेस के वो आप ले सकते हैं फ्री में। ओके, तो बिना किसी देरी के इस सेशन को हम शुरू करते हैं, जिसमें कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो भी इस एग्जाम में आए थे 2023 पार्ट 2 में। उसमें देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्या उनका ट्रेंड रहा है, कैसे उनको सोल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली थ्रू हिज आईज बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स। मतलब पास के ऑब्जेक्ट देख सकता है, दूर के नहीं देख सकता। इससे याद आएगा क्या कि पास के देख सकता है, पास के यानी कि मायोपिया है। इसे मायोपिया में क्या रहता है कि नियर साइटेडनेस है, इसको पास के दिखेंगे दूर के नहीं दिखेंगे। तो उसका रीजन क्या रह सकता है, ये हमें 4 रीजन दे रखे हैं, तो इनमें से हमें बताना है कौन सा रीजन रहेगा। द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। ओके, जो हमारा आई लेंस है उसका एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है। हाँ जी, ये इस वजह से हमारा जो है वो रेटिना पे इमेज फॉर्म नहीं करता। द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, नहीं ये हमारा ऑप्शन नहीं रहेगा इसमें। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज टू लार्ज, हाँ ये भी हमारा यहाँ पे नहीं बन रहा है। इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, हाँ ये हमारा यहाँ पे सही है कि आई बॉल है ना जो ये है हमारी, ये ऐसे इलोंगेट हो जाती है, जिससे कि हमारी जो फोकस है वो पहले मतलब यहाँ बन रही थी, अब वो यहाँ पे ऐसे बनने लगेगी, और जिससे कि हमारी जो इमेज है वो पहले यहाँ रेटिना पे बननी थी, अब रेटिना की वजह बजाय वो यहाँ पे बनेगी, जिससे हमें दिखेगी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये हमारा ये वाला 1 एंड 4 ओनली, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन में दिखा रखा है सारा कि कैसे कैसे हमारे ये आइरिश रहता है, ये आई लेंस है जिसकी बात हो रही है, ये हमारा यहाँ पे रेटिना से आगे फोकस इमेज बन रही है बिफोर रेटिना। क्यों, आई बॉल जो हमारी है ना वो इलंगेट हो गई है ऐसे, मतलब कि ये पहले इसकी जो विड्थ थी वो अब बढ़ चुकी है, जिससे कि हमारा ये पोजीशन हमारी शिफ्ट हो गई है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। कंसीडर अ जर्नी बाय ए कार रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ बिलो इन 3 पार्ट्स ए बी एंड सी। ओके, ये ग्राफ दे रखा था, इसमें ग्राफ में ए बी सी 3 बता रखा है, तो हमें ये बताना है कि इनकी वेलोसिटी का कंपैरिजन बताना है, वी ए वी बी वी सी। तो इनका कंपैरिजन देख लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है जितना हमारा स्लोप रहेगा स्टीप, मतलब कि जितना ऐसे हमारा स्लोप है स्टीप रहेगा, उतना ज्यादा हमारी क्या है वेलोसिटी रहेगी। मतलब कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस ये कम टाइम में कवर करेगा। देखिए यहाँ पे ये डिस्टेंस इतनी कवर कर ली और टाइम लगा इतना, यहाँ पे इसने सेम डिस्टेंस कवर करी पर टाइम ज्यादा लग गया। तो ये आप देख पा रहे हो, जितना स्टीप रहेगा उतनी क्या हमारी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। तो इस ग्राफ को देखते हुए हमारा क्या बनेगा, जो वी बी है ना वो सबसे स्टीप है तो इसकी ज्यादा रहेगी सबसे, फिर वी ए आएगा और फिर आएगा वी सी ऑप्शन में। ओके, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये वाला रहेगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है ये। हाँ, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि जितना स्टीप रहेगा उतनी हमारी क्या है तेज भागेगी, और जितना नीचे रहेगा उतनी हमारी स्लो रहेगी। क्वेश्चन 3 देखते हैं। कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है आर जो है हमारा 50 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ ये हमारा क्या होता है फोकस फोकल लेंथ होता है, वो हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये चीजें आपको क्वेश्चन देखते एक बार समझ लेनी है कि हमें किस किस की नीड पड़ सकती है। इज यूज टू फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट ए डिस्टेंस, तो हमें ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है ऑब्जेक्ट की, वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन बतानी है हमें। तो आप देखिए यहाँ पे है हमारा कनकेव मिरर, तो जो कनकेव मिरर होता है तो यहाँ पे जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो यहाँ पे फोकल लेंथ इतनी है, और फोकल लेंथ पे ही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रहता है तो उसकी इमेज है वो कहाँ पे जाके बनती है,
इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट रहता है तो वो अगर फोकस पे रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। If the moon is brought closer to earth such that its distance from the earth becomes half, okay, पहले हमारा जैसे अर्थ है और ये है मून, इनकी जो डिस्टेंस है वो कुछ है d। अब ये क्या है, पास में ले आते हैं इसको और हमारी डिस्टेंस क्या हो गई है, हाफ हो गई है। तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून वो क्या हो जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारा किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/r²। आर हमारी क्या है, डिस्टेंस। तो देख लो, पहले अगर हमारी आर थी, ये मान लेते हैं पहले हमारी आर थी, तो जो चेंज करके है वो क्या बनेगी, 1 बाय, ये हाफ हो गई ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 4/r। तो जो पुराना है उसके कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स फोर्स हो गया। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, वो होगा ऑप्शन डी, इंक्रीज टू द 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। देखिए यहाँ पे पूरा दे रखा है रिप्रेजेंटेशन, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाए ये क्यों हुआ है और इसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं। सोनिक बूम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए साउंड व्हेन ए सोर्स ऑफ साउंड ट्रेवल्स एट ए स्पीड। तो सोनिक बूम कब बनता है, जब हमारी सोर्स ऑफ साउंड है वो साउंड की स्पीड से ज्यादा ट्रेवल करे, तेज करे, ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखिए आपने जेट्स देखे होंगे, जेट्स की वीडियोस कोई देखी होगी, उसमें ना एक एयर का ऐसे सोनिक बूम सा बनता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इन जेट्स की स्पीड ना साउंड की स्पीड को सरपास कर देती है, ज्यादा हो जाती है, इस वजह से सोनिक बूम हमारा क्या है, क्रिएट होता है। क्वेश्चन 6 देखते हैं हमारा। विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट सिंबल्स फॉर द एलिमेंट्स गोल्ड, टिन, लेड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इनमें मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। गोल्ड, गोल्ड जिनके पास रहता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अमीर। अमीर हम उसे कहते हैं जिनके पास गोल्ड रहता है। मैं बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो उन्हें हम बोलते हैं अमीर। और टिन, टिन का क्या रहता है, जैसे टिन का डब्बा रहता है, ये क्या करता है, बहुत सारी साउंड करता है, साउंड करता है। और लेड, लेड हमारा क्या है, पढ़ाई लिखाई में काम आता है। लेड यानी कि एक तरह से आप याद रखो एलिमेंट होता है, लिखने के काम आता है, पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई। तो जो हमारा है एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, गोल्ड का हो जाएगा AU यानी अमीर, टिन का हो जाएगा SN साउंड, और जो पढ़ाई लिखाई का काम आएगा लेड PB। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको ना बस याद रखने के लिए बताया है ये ट्रिक। इनके असली नाम है ना वो लैटिन वर्ड्स हैं, वो ये है। AU का मतलब होता है ओरम, ST का मतलब होता है स्टेनम, PB का मतलब होता है प्लम्बम, और इसको बोलते हैं लेड, इसको टीन, और इसको हम बोलते हैं गोल्ड। ठीक है, ऐसे आपको ट्रिक बना के याद रख लेने हैं। जो थ्योरी बेस्ड कंसेप्चुअल चीज होती है वो तो आपको समझ आ जाएंगी, जो रटने की या फैक्ट बेस है उनको आपको ऐसे ट्रिक्स बना के याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7। हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट एट इन द एटमोस्फेयर ऑफ वेनस एंड मार्स। तो वही बात है, देखो अभी मैंने कहा ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद रहेगा तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप गैस वर्क करेंगे तो वही है, मार्क्स आपके लूज होंगे। तो आपको थोरोली एनसीईआरटी पढ़ना है, चीजों को याद करना है, रिवाइज करते रहना है उसको, और देखना है कि क्या क्या पीवाईक्यूज में ट्रेंड रहा है। तो उससे आपको उन थ्योरी पे ज्यादा ध्यान जाएगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर रहेगा 95 to 97% जो हमारा वीनस और मार्स है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है उनके एटमोस्फेयर पे। ये देखिए यहाँ पे आप समझ पाएंगे और बेहतर तरीके से आपको ये याद रहेगा, इसलिए हमने ये जो भी सारी इमेजेस है ना वो लगा रखी है, ताकि आप इन चीजों को भूले ना, आपको पिक्टोरियल चीजों से याद रहे कि 95-97% CO2 प्रेजेंट रहता है हमारे मार्स और वीनस पे। क्वेश्चन 8 देखते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूट प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो हमें ये बताना है कि कौन सा मेथड हम यूज करते हैं किसी भी कंपाउंड में से जो एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए। तो देखो इसमें हमारा कंपाउंड के लिए स्पेशली यूज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, क्योंकि कंपाउंड एक कॉम्प्लेक्स वहां पे बॉन्ड्स होते हैं, उनको हम नॉर्मल इन हीटिंग मेथड, फ्रैक्चर डिस्टिलेशन और डिकम्पोजिशन फॉलोड बाय एन एक्सचेंज, इन मेथड से क्या है हम नहीं कर सकते।
ये देखिए जो हमारे मिक्सचर्स वगैरह होते हैं ना, वहां पे तो हम हैं नॉर्मल वीक फिजिकल बॉन्ड रहता है, फिजिकल मेथड से हीटिंग डिस्टिलेशन इनसे कर पाएंगे। पर जो कंपाउंड्स होते हैं ना वहां पे केमिकल बॉन्ड बहुत स्ट्रोंग होता है, तो इनको या तो केमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से ही हम अलग कर सकते हैं। और एग्जांपल में जैसे मेथड का नाम इलेक्ट्रोलिसिस। क्वेश्चन 9 देखते हैं, क्या बता रखा है, ड्यूरिंग व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स स्लेक्ट लाइम रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन थिन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। ठीक है, तो इसमें से बताना कौन सी जो हमारी रिएक्शन है वो सही अच्छे से इसको बता रहा है, जो भी ये रिएक्शन होती है। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, इसी पे बेस्ड था, वहां पे ना रिएक्शन दे रखी थी और जो क्वेश्चन में जैसे ये स्टेटमेंट्स है ना वो पूछी हुई थी। अब यही रिवर्स करके पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है स्लेग लाइम, स्लेग लाइम जैसे लास्ट क्लास में बताया था वो होता है हमारा CaOH ट्वाइस, इसको हम स्लेग लाइम कहते हैं। ठीक है, अब ये देखना ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारी गैस होती है। अब ऑप्शंस में से देखते हैं कि CaOH ट्वाइस यहाँ पे इन दो में है। अब इनमें ना ये देखना है कि वो किस स्टेट में है। अब CaOH ट्वाइस में वाटर है, वाटर है तो ये एक्वेशियस फॉर्म में रहता है। अब जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, ये किस में होती है, गैस में होती है। तो यहाँ से ये आप एलिमिनेट करके ये ऑप्शन है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये देखो क्योंकि गलतियां होती हैं हमारी यहाँ पे स्टेट पे कि वो किस स्टेट में प्रेजेंट है। आपको रिएक्शन याद है बट स्टेट आपने ध्यान नहीं दिया और आप इसमें सी ऑप्शन को टिक मार के आगे बढ़ जाते तो आपका गलत हो जाता। आपको पूरा रिएक्शन देखना पड़ेगा कि क्या दे रखा है और कौन सा सही है। क्वेश्चन 10 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, आयरन वाटर से रिएक्ट करता है, Fe3O4 बना रहा है और H2 है। अब इसमें क्या है, बैलेंस कौन सा सही कर रहा है, तो हमें ये देखना है जो लेफ्ट हैंड साइड है उतना ही हमारे राइट हैंड साइड में एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी हमारा बैलेंस करता है। अब यहाँ पे देखो Fe1, यहाँ पे है 3, अब इसको तो कम नहीं कर सकते क्योंकि ये तो बन गया, तो यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा। तो Fe कितने हमें करने पड़ेंगे, 3 करने पड़ेंगे। ओके, अब देखते हैं H2 पे, H2 यहाँ पे है 2, यहाँ पे भी 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे जब दो दो है। तो अब देखते हैं ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 4, तो इसको 4 करने के लिए मेरे को आगे 4 वाटर एलिमेंट्स देने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर 4 लिखूंगा तो जो H2 है 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा। अब इसको भी 8 बनाना है तो यहाँ पे मैं 4 लगाऊंगा। तो इसके हिसाब से आप देखो कौन सा ऑप्शन है हमारा वो सही बन रहा है, ऑप्शन सी हमारा सही बन रहा है, 3Fe 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे वही है कि LHS में जितना है उतना ही RHS में एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हमारी रिएक्शन है बैलेंस्ड होती है। क्वेश्चन 11 देखते हैं, द टर्म, ये हमारा बायोलॉजी से शुरू हो गया है, अभी हमने केमिस्ट्री के देखे हैं, बायोलॉजी को अब कवर करेंगे। द टर्म फाइलोटैक्सी रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ, ठीक है, अब फाइल का ही मतलब ही क्या रहता है, लीव्स अरेंजमेंट। तो इन अरेंजमेंट ऑफ लीव्स जो रहता है ना उसको हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। अब दिखाता हूं मैं किस किस तरह के अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। वो होते हैं हमारे जैसे अल्टरनेट, एक इधर हुआ, एक इधर हुआ, एक इस साइड फिर एक इस साइड। एक होता है अपोजिट, दोनों साइड सेम सेम चल रहे फिर गैप, फिर सेम सेम फिर गैप, फिर सेम सेम फिर गैप। और एक रहता है ये कि एक ही जगह पे बहुत सारी हमारी लीव्स हैं, फिर गैप है, फिर बहुत सारी लीव्स हैं। तो ये अरेंजमेंट ऑफ लीव्स है और इसको हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। ठीक है, लीव्स का अरेंजमेंट, इसका फाइलो का रूट वर्ड है, जो मीनिंग है वही क्या होता है, लीफ होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। क्वेश्चन 12 देखते हैं, क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ DNA एंड। तो ये बताना कि क्रोमोसोम्स में एक तो DNA होता है और क्या होता है, और होता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे DNA के साथ जो जुड़ के बनती है, क्रोमोसोम्स बनाती है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होगा। ये क्वेश्चन है ना पूरे सब थ्योरेटिकल है, इसके लिए आपको वही मैं जो हर क्लास में कहता हूँ, एनसीईआरटी पढ़ना भाई मस्ट है। एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी में सब दे रखा है, उसको रिवाइज करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यूज को सोल्व करोगे, तो फिर आपका क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा। मेरे को तो ये समझ नहीं आता कोई बच्चे स्ट्रक फील क्यों करते हैं साइंस में। साइंस में भाई तुम एनसीईआरटी को पढ़ो, समझो। आजकल एआई टूल्स हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा तो उनसे पूछो, चैट जीपीटी से पूछो, जेमिनाई से पूछो, नोटबुक एलएम यूज करो, बहुत सारी चीजें हैं आपके पास, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो।
और वो कम टाइम में आपकी इतनी अच्छी तैयारी करवा देंगे, सारे कंसेप्ट इतने अच्छे समझा देंगे। हम आपको लाइव ये क्लासेस दे रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो प्लीज इनको अच्छे से देखो, समझो और अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट करो। ठीक है, ये दिखा देता हूँ। और इन प्रोटीन क्या बोलते हैं, हिस्टन प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, ये डीएनए जो हमारी स्ट्रैंड्स होती है इनके साथ जुड़ा होता है स्पेशल प्रोटीन जिसे हिस्टन कहते हैं, बना होता है। इन्हीं से प्रोटीन चारों तरफ रैप होता है ताकि छोटी सी सेल में फिट आ सके। हिस्टन नाम भी याद रखना है, ये याद रखना है कि कौन सा प्रोटीन है, उसका नाम पूछ लिया तो भाई तो वो कौन सा है, हिस्टन। क्वेश्चन 13 देखते हैं। बैक्टीरिया हैव एन अंडर डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन which lacks a nuclear membrane and contains only DNA without protein, such region is called। तो बैक्टीरिया हमारा क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, इसमें ज्यादा हमारी एडवांस ऑर्गेनेलिज नहीं होते। इसमें इस जो अनऑर्गेनाइज्ड जो ये अनडिफाइंड न्यूक्लियर है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आओ मैं बताता हूँ। एक टाइप होती है हमारी यूकैरियोटिक सेल, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, सिर्फ एक न्यूक्लियोइड होता है, एक डीएनए होता है, बाकी कुछ नहीं होता। यूकैरियोटिक हमारे एडवांस जो सेल्स होते हैं ना उनको बोलते हैं। इनमें न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, और बहुत सारी चीजें हैं जो इनको एडवांस बनाती है, और ये इतने एडवांस नहीं होते। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 14 वही सेल पे ही फिर से क्वेश्चन आ गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंप्लीफाई इन द क्वेश्चन 14 वही सिंपल सेल से ही क्वेश्चन आ गया। इन द फॉलोइंग सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ प्लांट सेल 5 पार्ट्स ऑर्गेनाइज आर मार्क फ्रॉम 1 to 5 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट द अबव पार्ट्स। तो ये बताना कौन कौन से पार्ट है। चलो मेरे साथ सोल्व करो इसको। जो पहला है ये सबसे बाहर है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, अब फिर उसके अंदर आ जाते हैं। उसके अंदर आ गया ये वाला सेकंड पार्ट। सेकंड क्या होता है हमारे, ये इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो उसके अंदर वाले हिस्सों को प्रोटेक्ट करके रखती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब थर्ड वाली चीज देखते हैं। थर्ड वाली ये क्या चीज बन जाएगी, ये हमारा बनाएगा वैक्यूल। ये हमारा फ्लूइड टाइप में रहता है। और ये फिफ्थ फिफ्थ हमारा ये बनेगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है ये हमारा, अब देख के समझ पा रहे हो। और फोर्थ हमारा जो ये है, ये इसको बोलते हैं हम सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसको देखते हुए आप सीरियल वाइज देखो हमारा कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही बन रहा है। ये सेल के जो अंदर के ऑर्गेनेलीज है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, और बहुत आसान है याद रखना। बाहर देखोगे आप सेल वॉल है, तो इससे देखो पहला ऑप्शन ये एलिमिनेट हो गया। दूसरा जो है सेल मेम्ब्रेन है, ये भी। अब पांचवा आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, तो न्यूक्लियस दिख रहा है तो आपका ये सी वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बात आ गई 3 और 4 में, इनमें से एक भी याद है तो आपका आंसर ये मार्क हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे आपको समझा भी रखा है अच्छे से। ये इग्नोर करना प्लीज, ये थोड़ा गलत प्रिंट हो रखा है यहाँ पे। मैंने जो समझाया ना वही वाला सही है। ये बस आपको एक बेटर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ताकि आप 3D में समझ पाए कि सेल के अंदर है क्या। ये हमारा फिजिक्स से क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब फिजिक्स के कंसेप्ट में मैंने आपको सिंपल सी चीजें बता रखी है। एक तो आपको याद रखने हैं फॉर्मूलाज। हर चैप्टर के फॉर्मूला शीट होनी चाहिए आपके पास, ताकि फॉर्मूला दिखे, क्वेश्चन समझ आए। क्योंकि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी है ना वो भी फॉर्मूला से आपको समझ आ जाएंगे। अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाऊंगा मैं कैसे फॉर्मूला की हेल्प से ये क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते थे। और दूसरी चीज तो सब में कॉमन है कि एनसीईआरटी थ्योरी आपको पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें पूछा है द फॉलोइंग डायग्राम शोज अ पेंडुलम एट डिफरेंट पोजीशंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो स्टेटमेंट्स बोल रखी है कि द पेंडुलम हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन पी एन टी। ओके, पी एन टी हमारा ये हो जाता है। हाँ, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे मिनिमम पूछा है ना। हाँ, तीनों ऑप्शन में मिनिमम है या सेम पोटेंशियल एनर्जी है सभी पोजीशन के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है mgh, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मैं पहले भी आपको जो पिछली हमारी क्लासेस है उसमें आपको समझा चुका हूँ। तो जिन्होंने ये किया है उनको ये याद आ रहा होगा। ये आ गई हमारी हाइट। ठीक है, अब जितना मास होगा, जितना एक्सेलरेशन ज्यादा लगेगा या जितनी ज्यादा हाइट होगी, उतना ही हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। अब देखो इनमें मास तो हर पोजीशन पे सेम है, एक्सेलरेशन भी नीचे से सेम ग्रेविटी का लग रहा है। अब डिफरेंस आता है इनकी हाइट का। ये है सबसे नीचे, उससे ऊपर है ये, और सबसे ऊपर है ये। तो जो सबसे नीचे रहेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सबसे कम रहेगी।
तो ये देखते हो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। और सबसे मैक्सिमम किनकी होगी, पोजीशन पी एंड टी पे हमारी सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, वही आपको यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, आप बेटर वे में समझ पाएंगे कि कैसे एक्सप्लेन किया मैंने ये। क्वेश्चन 35 देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज द स्पीड ऑफ द साउंड इज मैक्सिमम। तो इन कौन से मीडियम में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड होगी, ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़े थे। उसमें क्या रहता है कि स्पीड ऑफ साउंड उसमें ज्यादा ट्रेवल करती है जिसमें सबसे ज्यादा टाइटली पैक्ड हमारे जो है एटम्स होते हैं। अब इन ऑप्शंस में से देखो, सबसे ज्यादा टाइटली पैक किस में होंगे, बी स्टेनलेस स्टील में, उसमें क्योंकि वो हो गया एक सॉलिड। और इसमें आप देखोगे इसकी जो स्टेनलेस स्टील है उसकी आवाज भी बहुत ज्यादा आती है। गैस में तो बहुत लूजली पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड में उससे थोड़े ज्यादा बाउंडेड होते हैं, और सॉलिड में सबसे ज्यादा होते हैं। और सॉलिड में भी ग्लास से ज्यादा आ जाएगा यहाँ पे स्टेनलेस स्टील। इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, इसी वजह से यह बहुत तेज आवाज निकलती है इसमें से। क्वेश्चन 36 देखते हैं, ए चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड बी विद अ वेलोसिटी v, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है, फोर्स लग रहा है और हमारी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी है, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। तो इनमें देखो मैक्सिमम पूछ रखा है और एक इंडिपेंडेंट वाला है। तो मैक्सिमम वाले देखते हैं कि मैक्सिमम हमारा जब कब रहेगा। तो फोर्स का इसमें फॉर्मूला रहता है, वो देखते हैं पहले, वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। देखो ये क्वेश्चन भी हम किससे सोल्व कर रहे हैं, फॉर्मूला से। मेरे को बहुत प्यारा है भाई फॉर्मूला से, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। फॉर्मूलाज याद रहेंगे ना तो कंसेप्ट याद हो ना हो वहां से कंसेप्ट आप बना सकते हो। ये अगर फॉर्मूला देखो याद है तो कंसेप्ट कैसे बनाओगे, हाँ भाई चार्ज है, अब चार्ज तो सेम है, अब वेलोसिटी कुछ लग रही है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड है और उनमें एंगल है साइन थीटा। तो अब मैक्सिमम बताना है कब रहेगा, अगर ये दोनों तो सेम है तो मैक्सिमम कब रह सकता है, ये चीज है अगर वेरी कर रही है। वेरी कर रही है जैसे बोल रखा है पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब हमारा क्या है, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा तो हमारा ये क्या है, फोर्स भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखा कैसे हमने फॉर्मूला की मदद से इस क्वेश्चन को समझा है, कंसेप्ट बनाया और आंसर निकाला है। ये यहाँ पे पूरा रिप्रेजेंटेशन देख रहा है, इधर वेलोसिटी इधर मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे फोर्स है तो ये मैक्सिमम लगेगा। क्वेश्चन 37 देखते हैं, इसमें क्या पूछ रखा है, करेक्ट रिलेशन बताना सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल्स में। तो ये तो पूरा याद रखने वाला है, ये याद भी होना चाहिए आपको कि एक ही रिलेशन है कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे बनाए, तो या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे करें। वो क्या रहता है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस में 32 रहता है हमारा, 32 होगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें आप एलिमिनेट भी कैसे कर सकते थे, देखो पहले एलिमिनेट करने का तरीका है, जब हमारा सी जीरो हो जाएगा यानी 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो फ़ारेनहाइट हमारा जो रहता है वो 32 रहता है, 32 फ़ारेनहाइट। तो इससे आप पहला ये वाला और ये वाला ऑप्शन चूज करोगे, फिर आपको याद रखना है 9/5 वाली चीज। तो इससे आपका क्या है, ये वाला तो हट गया, एलिमिनेट हो गया, ये वाला बचेगा। तो फिर आप इसको थोड़ा आपको एडवांटेज मिल जाएगा सोचने में। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन 38 देख लें, ये देखो इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहा है। इस एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस ना स्टेटमेंट बेस्ड आए हैं, स्टेटमेंट दे रखी है और उनसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है इनमें से वो बताओ। पहले हमने क्या देखा है कि जैसे 1 2 स्टेटमेंट ठीक है, 2 3 सही है, वो 2 3 स्टेटमेंट दे देते थे फिर उनमें से पूछते थे। इनमें से 4 स्टेटमेंट दे रखी है और कोई एक बतानी है, ये थोड़े इजी हो जाते हैं पर ये कंफ्यूजिंग भी होते हैं क्वेश्चंस कि इनमें से कौन सी सही है। थोड़ा सा आपका ध्यान हटा, कंसेप्ट हिला, वहीं पे आप गलत कर देंगे इसे। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग अ ट्रेवल ऑफ लाइट बीम फ्रॉम रेयर टू डेंस मीडियम। ठीक है, अब मान लेते हैं ये ऊपर है रेयर मीडियम और यहाँ पे है डेंस, तो लाइट ऐसे आएगी, लाइट ऐसे आएगी, ये हमारी हो जाती है नॉर्मल। तो हम वो ना थोड़ी बेंड करेगी नॉर्मल की साइड, वो इधर की साइड बेंड करेगी क्योंकि हमारे डेंसर मीडियम में आ रहा है। ये हमने लाइट चैप्टर में रिफ्रैक्शन टॉपिक में ये है कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। तो ये देखते हैं अब, लाइट बीम ट्रेवलिंग फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम स्पीड्स अप एंड बेंड्स टुवर्ड्स अ नॉर्मल। तो ऑप्शन नहीं, स्पीड अप नहीं होगी, अगर वो बेंड होगी ना तो स्पीड डाउन होगी। तो अब ये देखते हैं कि स्लोज डाउन है और बेंड्स
टूवर्ड्स देखना है कि हाँ ये रहा, बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल और स्लो डाउन, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे रेयर मीडियम से जो है हमारी ये आई, डेंसर मीडियम में क्या है, थोड़ी ही इधर नॉर्मल की साइड हुई और स्पीड स्लो हुई, तो ये यहाँ पर सही करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन 39 देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डू बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। तो इनमें से बताना है कौन से में से फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों टेक प्लेस करते हैं। हाँ, बर्निंग ऑफ कैंडल, हाँ ये सही हो जाता है, जब हमारी कैंडल बर्न कर रही होती है ना, तो जो वो बर्न करना है ना वो तो हमारा हो गया केमिकल रिएक्शन, और जो उसका वैक्स है, वैक्स जो पिघल रहा होता है वो हो गया हमारा फिजिकल रिएक्शन। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों किस में होते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल में, ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 40 पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ गए हैं। ये नंबर वही है जो मैं हर बार बताता हूँ, रियल क्वेश्चन पेपर की नंबरिंग है ये, रियल क्वेश्चन पेपर की नंबरिंग है, ताकि आप जाके भी वहां पे देख सके, थोड़े ऑथेंटिसिटी बनती है इससे ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, डायमंड हार्ड होता है, ग्रेफाइट स्मूथ और स्लिपरी होता है। डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ नॉन कंडक्टर होते हैं। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट है सिमिलर स्ट्रक्चर, नहीं स्ट्रक्चर अलग रहता है। ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर रहता है और डायमंड हमारा नॉन कंडक्टर रहता है, ये भी गलत। डायमंड हार्ड होता है पर ग्रेफाइट स्मूथ एंड स्लिपरी होता है, ये सही हो जाता है हमारे यहाँ पे। और सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं रहती, अलग अलग रहती है। सेम रहती तो सेम ही ना एलिमेंट हो जाता, कैसा अजीब सा ऑप्शन है इसमें। अब देखो बी इसलिए है क्योंकि डायमंड तो सबको पता हार्ड रहता है, और ग्रेफाइट हमारा क्या है, थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है और हल्का वो इतना हार्ड नहीं रहता। ठीक है, यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 48 पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन ना फिर से हमारे केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आ चुके हैं, तो ऐसे ही घुमा फिरा के, ये नहीं कि सेम ही एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ना ही ये सीक्वेंस में है, कहीं भी डाल रखे हैं, ताकि वो एग्जामिनर चेक कर रहा है कि आप शिफ्ट कर पा रहे हैं अपने ब्रेन की नॉलेज को बीच क्वेश्चंस में या नहीं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ कंपाउंड, तो कंपाउंड बताना है, तो जो हमारा एयर है वो तो सिंपल एक एलिमेंट होती है। टी तो हमारे चाय होती है, मेरे को बहुत पसंद है, आई लव टी। मिल्क है वो भी हमारे नहीं है, पर जो शुगर है ना, शुगर जिससे हमारे ग्लूकोज होता है वो हमारी शुगर होती है। ऐसे फ्रक्टोस होता है, ये हमारे क्या है, कंपाउंड होते हैं। ठीक है, C12H22O11 ये हमारे क्या है, केमिकल फॉर्मूला आ गया, शुगर का फिक्स्ड होता है, तो ये हमारे क्या है, कंपाउंड होता है। और जो टी है वो एक मिक्सचर है, जिसमें अलग अलग चीजें बिना फिक्स्ड रेशियो के मिक्स होती है, किसी को कम चीनी पसंद है, किसी को ज्यादा, तो फिक्स तो नहीं है ना। पर शुगर में ये जो कंपाउंड वो एलिमेंट्स है फिक्स हैं, और वो बनाते हैं एक कंपाउंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स। ठीक है, नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स का जो टोटल नंबर है वो है हमारा 94, और टोटल हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है। तो 94 के अलावा जो भी एलिमेंट्स है वो सिंथेटिक हैं, मतलब लैब में साइंटिस्ट ने बनाए हुए एलिमेंट्स हैं। ये आपको डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, 94 है, और वही पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। नेचर में नेचुरली 94 मिलते हैं, बाकी एलिमेंट साइंटिस्ट ने क्या कर रखे हैं, लैब में बना रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसिड इज नॉट करेक्ट। नोट होते ही ना आपको समझ जाना, घंटी बजनी चाहिए, नहीं 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 वाला बताना हमें, करेक्ट तो दे ही रखा होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस सेक्रेटेड बाय स्टमक, ये सही है भाई। एस्टिक एसिड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर, ये भी सही है। ऑक्सैलिक एसिड इज फाउंड इन टर्मरिक, ये गलत हो जाता है हमारा। लेमन एंड ऑरेंज जूस कंटेन सिट्रिक एसिड एंड एब्सॉर्बिक एसिड। यहाँ पे देखो ये वाला उस कंसेप्ट से आ रखा है कि आपको एलिमेंट्स और उनमें कौन कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है ना, वो याद रखना चाहिए, तभी आप इसको सोल्व कर पाएंगे। ऑक्सैलिक हमारा एसिड है वो, उसमें टेमरिड, टेमरिड यानी इमली, इमली में ये नहीं मिलता है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो वही यहाँ पे लिख रखा है, इमली जो है ना, टेमरिड, यहाँ पे हमारा कौन सा होता है, यहाँ पे हमारा होता है टार्टिक एसिड। ठीक है, और जो ऑक्सैलिक नहीं होता, ऑक्सैलिक किस में होता है, स्पिनच में, पालक जिसे हम बोलते हैं, और टमाटोज में मिलता है ये।
क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज एंड फंक्शंस। ठीक है, ये बायोलॉजी का कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। अब ये बताना है कि कौन सा जो ऑर्गेनली है उसका क्या काम रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं इसे। तो ये किससे बनती है पावर, रेस्पिरेशन से। तो ठीक है, रेस्पिरेशन से मिलती है। तो हमारे ये तीन ऑप्शन रह गए, ये वाला हमारा एलिमिनेट हो गया। क्लोरोप्लास्ट, सबको पता है क्लोरोप्लास्ट में अंदर क्लोरोफिल होता है, जो जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस वाले दो ऑप्शन रह जाएंगे, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया। तो अब इन दोनों में से आपको देख के बताना है कि कौन सा सही रहेगा। अब राइबोसोम्स क्या रहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस रहते हैं। ठीक है, ये ए वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको फोर वाला दिखना ही नहीं अगर एक पता होगा। फिर मैं बता देता हूँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन का। ठीक है, और प्रोटीन बनाता कौन है, राइबोसोम्स बनाते हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो इनमें से कौन से में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, बैक्टीरिया इसमें सेल वॉल होती है, डायटम में सेल वॉल होती है, मशरूम में सेल वॉल होती है। टैपवॉर्म में सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि ये ना एक एनिमिलिया एनिमिलिया से बिलोंग करता है। ये एक सेल वाली टाइप नहीं है, तो इसमें सेल वॉल नहीं होती। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो वही लिख रखा है, टैपवॉर्म में एक एनिमल है, और ये एनिमेलिया किंगडम में सेल वॉल कभी नहीं होती, इस वजह से यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46 देख लेते हैं, वाटर गोज अप थ्रू जाइलम वेसल्स इन टोल ट्री, द प्रोसेस इन प्लांट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर दैट हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट आर। तो ये बताना है। तो इसमें कौन सा चीज है जो ऊपर ले जाता है टोल ट्रीज में पानी, तो वो होता है हमारा ट्रांसपिरेशन पुल। आपने देखा होगा सुबह सुबह या जो रहता है, इवापोरेशन की वजह से जो लीव्स से ना पानी निकलता है, तो वो नीचे का पानी को ऊपर पुल करता है, तो ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं उसे। और कोहेजन डी एडहेशन होता है उसमें। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो बताता हूँ, बड़े ट्रीज जो होते हैं ना, उनमें पानी ऊपर तक खींचने के लिए ट्रांसपिरेशन पुल मेन फोर्स होता है। जैसे स्ट्रो से आप कोई पानी खींचते हो, वैसे ये लगता है। और कोहेजन एडहेशन पानी के मॉलिक्यूल्स को एक साथ और जाइलम की सेल वॉल से जोड़े रखता है, ताकि वाटर कॉलम टूटे ना, मतलब लगातार फ्लो में जाता रहे, वो टूटे ना। ठीक है, ये काम आता है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इन इकोसिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम। देखो वही सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो आपको पूरा पैटर्न, क्वेश्चन पेपर देखते ही पैटर्न समझ आ जाएगा कि भाई इसमें अभी आने वाले क्वेश्चंस कैसे हैं मेरे। तो आपको उसकी वजह वैसे ही आपको अपने दिमाग को डाइवर्ट करना पड़ेगा, उसको क्या कहता है, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो तो ये बताना कि एनर्जी का फ्लो क्या रहता है। एनर्जी का फ्लो हमेशा ना यूनिडायरेक्शनल रहेगा, मतलब एनर्जी एकदम आते आते खत्म हो जाएगी, मतलब यूनिडायरेक्शनल रहेगी। और जो न्यूट्रिएंट्स है उनका फ्लो साइक्लिक रहेगा, वो वापस घूम के जाता रहेगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब मैं सॉल्यूशन से समझाता हूँ एग्जाम्पल लेके। एग्जाम्पल में क्या है कि देखो, जैसे एनर्जी सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, जैसे सन से प्लांट्स ने लिया, प्लांट्स को खा के फिर एनिमल्स रहे, और वापस नहीं आती वो एनर्जी ना, क्योंकि उन्होंने तो खा ली, उनके सेल्स ने उनको यूज कर लिया। पर न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, वाटर साइकिल में घूमते रहते हैं, वो एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म में जाते हैं और डिकम्पोज होके वापस एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। ऐसा ही रहता है आपका। पर जो एनर्जी है वो एक तरह से फॉर्म ही अलग हो जाती है, उसकी चेंज हो जाती है। तो ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे इसलिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट इनमें से कौन सा है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेप्रोफाइट हमारा होता है राइजोपस। राइजोपस हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जिसे हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ये क्या रहता है, एक फंगस रहता है जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, इसलिए हम ये सेप्रोफाइट है। अब जो कैस्कोटा है वो एक पैरासाइट है, और ग्रास अपना खाना खुद बनाती है, उसे ऑटोट्रोप बोलते हैं। और जो स्पाइरोगायरा है ये हमारी किस में आती है, एल्गे जो होती है ना, एल्गे का एग्जाम्पल है, वाटर में रहती है। तो ये आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन है, और ये पूरा मतलब थ्योरी बेस्ड है, आपको याद होगा तभी आप बता पाएंगे। तो राइजोपस एक क्या है कि डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेता है, तो ये हमारा क्या बनता है, सेप्रोफाइट। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, इन ओव्यूल्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
अ हैप्लोइड सेल। तो एंजियोस्पर्म्स पहले तो वो देखते हैं जो हमारे होते हैं प्लांट्स, कौन से वाले, फ्लावरी प्लांट्स, जिन पे क्या है फ्लावर्स उगते हैं। फ्लावरी प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। नोट अ हैप्लोइड सेल, हैप्लोइड मतलब कि एक एन वाला। तो इनमें से बताना कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा क्योंकि इसमें ना 2n होता है, दो से बन के ये मिलके बना होता है, तो इसलिए ये हमारा होता है डाइप्लोइड होता है, ये हैप्लोइड नहीं होता। ठीक है। न्यूक्लियस एक सेंट्रल पार्ट होता है ओवली का जो डाइप्लोइड 2n टिश्यू से बना होता है। बाकी तीनों सिनर्जिड, एग और एंटीपोडल सेल एम्ब्रायो सेक के अंदर बनते हैं मियोसिस के बाद, इसलिए वो सब हैप्लोइड एन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको याद रखना है कि एक न्यूक्लियस है वो हमारा डाइप्लोइड होता है। तो यहाँ पे हमारे जो 2023 पार्ट 2 के सीडीएस के साइंस के पीवाईक्यूज हैं वो फिनिश हो जाते हैं। तो अभी हमने कौन कौन सी ईयर के कवर कर लिए, 2025, 2024 और यहाँ इस क्लास के साथ 2023 के हमने कवर कर लिए। अब हमारे बच जाते हैं 2022, 2021 और 2020। तो ये तीन रह जाते हैं। हाफ हमारी ये साइंस की पीवाईक्यूज की सीरीज है जो कंप्लीट हो चुकी है। ये सारे नोट्स और पीडीएफ से आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं या वहां पे जाके ये यूजर नेम फिल करेंगे तो भी आ जाएगा, या आप लिंक से भी जा सकते हैं जो मैं ये यहाँ पे प्रोवाइडेड है। इंस्टाग्राम भी आप हमारा फॉलो कर सकते हैं जिसपे आप फन में रूट वर्ड सीरीज हमारी जो चल रही है इंग्लिश में वो सीख सकते हैं, जिससे कि आपका इंग्लिश का स्कोर है वो भी बूस्ट होगा। ये हम शॉर्ट्स में भी डाल रहे हैं और इंस्टाग्राम रील्स में भी डाल रहे हैं ताकि आपका जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वो भी स्ट्रोंग होता रहे। और प्रियंका मैम ने जो है हमारा इंग्लिश की है जो वोकैब सीरीज है वो कंप्लीट करवा दी है, उसमें हमने 2019 तक के पीवाईक्यूज हैं कवर करवाए हैं 2025 से लेके। और जियोग्राफी की हमारी जो सबसे पहले सीरीज थी उसको भी प्रियंका मैम ने ऑलरेडी कवर करवा दिया है, तो आप उन सीरीज को भी जाके देखें, सीखे समझे। जो जीके के पार्ट है वो आप ज्योग्राफी और अभी साइंस से सीख सकते हैं, इंग्लिश का साथ साथ चल ही रहा है, रूट वर्ड सीरीज आपकी कंटिन्यू में ही है। तो ये सब आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, आपकी पीवाईक्यूज की जितनी कमांड स्ट्रोंग रहेगी उतना आपका कंसेप्ट अच्छा रहेगा और उतना ही आपके मार्क्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो बस आपको तीन काम करने हैं क्लास के बाद जाके। पहला, रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करेंगे, इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। दूसरा काम क्या करना है, फिर से आपको इसको रिवाइज ही करना है। रिवाइज दोबारा कैसे कर सकते हैं, पीडीएफ से देख सकते हैं और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल से। तीसरा क्या है, आपको रिवाइज ही करना है और इस रिवाइज कैसे कर सकते हैं आप, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपनी साइंस की वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।